बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का थर्ड लेक्चर। तो इलेक्ट्रोलिसिस के जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें हम सबसे पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसकी डेफिनेशन एज इट इज़ लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, उसको प्रोसीड करते हैं हम विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर एट इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रोड्स की सरफेस पे रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हमारे डिवाइस पहले पढ़ लिया हुआ है। फिर हमने डिस्कस किया था कि बैटरी की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि मोल्टन स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके साल्ट्स को आप उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम बनेगा कैथोड पे, क्लोरीन अगर साथ है तो क्लोरीन इधर बन जाएगा। तो ये सारी तफसील मैं आपको करवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्वा सोल्यूशन में कोई साल्ट हो तो उसकी प्रोडक्ट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब पानी में सोल्यूशन आप बना लेते हैं तो दो किस्म के पॉजिटिव आयन होते हैं, दो किस्म के नेगेटिव आयन होते हैं। तो एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है। तो उसमें फिर कंपटीशन आ जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो लूज करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो गेन करता है। तो वो हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसकी एप्लीकेशन जो है उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है कि इस इलेक्ट्रोलिसिस से या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से हम सोडियम मेटल हासिल कर सकते हैं फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो हम करते क्या है, सोडियम क्लोराइड का मोल्टन सोल्यूशन, मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड आप इस ले लेते हैं इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और क्या होता है कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है उसमें से सोडियम आयन आपके पास आ जाता है कैथोड पे, और जो क्लोराइड आयन आ जाता है एनोड पे। और सोडियम आयन यहाँ पे आके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, सोडियम सॉलिड। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दो गेन करके क्या बना देगा, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करें तो ये दो जो है वो यूज होंगे, यहाँ पे भी ये दो यूज होंगे और ये दो प्रोड्यूस हो जाएंगे। असल मकसद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझना है कि ये सोडियम सॉलिड हासिल हुआ, क्लोरीन गैस हासिल हुई। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जिस सेल में ये रिएक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो होता है, लेकिन उसका नेम भी है, उसको हम कहते हैं डाउन सेल। तो डाउन सेल क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हम सोडियम मेटल को हासिल करते हैं। कोई मुश्किल बात है इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल हम डाउन सेल की मदद से करते हैं, जो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसकी तफसील प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलिसिस की ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं उसको भी हम हासिल करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और उसको जो है हम नेल्सन सेल्स भी कहते हैं और उसको हम डायफ्राम सेल भी कहते हैं। सेकेंड ईयर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये जो है डाउन सेल, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग तफसील के साथ सेकेंड ईयर में आएगी, तो वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये जो सेल है नेल्सन सेल, ये भी सेकेंड ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आएगा जाके। तो सोडियम क्लोराइड का हम जब पानी में सोल्यूशन बना के उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल होता है। कैसे, ये आप देख सकते हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ, तो दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, समझ लें कि रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा। अब देखें सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन दोनों आयन जो है इस कैथोड के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज़्यादा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देगा, और जो सोडियम आयन है वो वहीं पे मौजूद रहेगा, वो इंटैक्ट रहेगा, वो रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। दूसरी तरफ हमारे पास क्लोराइड भी OH भी है, तो क्लोराइड का लूज करने की सलाहियत ज़्यादा है, तो क्लोराइड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन गैस बना देगा। तो ये जो क्लोरीन गैस है तो इसका मतलब है एनोड पे मिली, और OH वहाँ पे मुंह देखता रहेगा या ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जब ये भी यहाँ से निकल गया क्लोरीन गैस बन के, ये भी निकल गया हाइड्रोजन गैस बन के, तो ये दो बच जाएंगे। तो सोडियम आयन फिर OH से मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कास्टिक सोडा मिल गया, नीचे नीचे मिल जाएगा यहाँ इस तरह, और हमारे पास क्लोरीन गैस मिल जाएगी साथ एनोड पे, और कैथोड मिल जाएगा, कैथोड पे मिल जाएगा हमें हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करेंगे जो नेल्सन सेल के अंदर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो आपको कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी एंड कैथोड, और क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पे। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि जो नेल्सन सेल है
या सोडियम क्लोराइड का जब एक्वस सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बताएं कैथोड पे क्या बनेगा या एनोड पे नीचे ऑप्शन दी होगी उसको आपने सिलेक्ट करना होगा। तो ये ओवरऑल इसका रिएक्शन लिखा हुआ है कि 2 सोडियम क्लोराइड हमने यूज किए, यहाँ पे 2 वाटर यूज किए और बना के हमारे पास हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास जो सेल है, जो हमारी पहली एप्लीकेशन था सोडियम हाइड्रोल को हासिल किया, दूसरी एप्लीकेशन क्या थी कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को इससे हासिल करते हैं। तीसरी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड हो और उसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि मैग्नीशियम मेटल चाहिए, तो मैग्नीशियम मेटल को कैसे हासिल करेंगे? जैसे सोडियम मेटल को हासिल किया था, क्या किया था आपने? सोडियम के क्लोराइड साल्ट को इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था और आपको सोडियम मेटल हासिल हो गई थी एनोड पे, कैथोड पे, और क्लोरीन गैस मिल गई थी कैथोड पे, एनोड पे। तो इसी तरह अगर मैं कहता हूँ मैग्नीशियम हासिल करना है तो आप मैग्नीशियम का और क्लोराइड का साल्ट लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या लेंगे? आप ले लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेंगे, और अगर कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम क्लोराइड ले लेंगे, ठीक है। अगर लेड चाहिए तो लेड ब्रोमाइड ले लेंगे। मतलब आपको इनमें से कोई भी चीज चाहिए हो, आप क्या करेंगे? उसका साल्ट लेके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा देंगे। तो इससे क्या होगा? जो मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम सॉलिड बना देगा एट कैथोड, और जो क्लोराइड है वो रिड्यूस होके जो है वो क्लोरीन गैस बना देगा। तो आपको क्लोरीन गैस भी मिल जाएगी और वो जो है वो कंसर्निंग मैग्नीशियम एटम सॉलिड भी मिल जाएगा। और अगर आप कैल्शियम क्लोराइड में से कैल्शियम हासिल करना चाहते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, आपको कैल्शियम मिल जाएगा कैथोड पे और क्लोरीन मिल जाएगी एनोड पे। लेड चाहिए आपको तो लेड यहाँ से मिल जाएगा आपको कैथोड पे और क्लोरीन ब्रोमीन मिल जाएगा आपको एनोड पे। मतलब आप इसको कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने क्या करना है कि जो हमारे पास कोई भी मेटल जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसको आप आसानी से यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये 3 एप्लीकेशन इसकी हमने कर ली हैं। चौथी एप्लीकेशन इसकी है कि अगर हमारे पास बॉक्साइट है, बॉक्साइट कहते हैं Al2O3 2 वाटर मॉलिक्यूल हों तो इसको हम कहते हैं बॉक्साइट। ये ओर है किसकी? एल्यूमिनियम की। याद रख लें, एक हमारे पास टर्म होती है मिनरल और एक टर्म होती है ओर। मिनरल क्या होती है? मिनरल जितने भी मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं नेचर में, जिन जिन कंपाउंड्स की फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उसको मिनरल्स कहते हैं। और उस तमाम मिनरल से आप उस मेटल को हासिल नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिस मिनरल से आप मेटल को आसानी से हासिल कर सकते हैं इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद हसूल के लिए, उस जो मिनरल है उसको ओर कह देते हैं। ठीक हो गया। जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड में से हम सोडियम हासिल करते हैं। हालांकि सोडियम के कितने कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम जो है वो मतलब सोडियम सल्फेट, बहुत से कंपाउंड में सोडियम पाया जाता है। लेकिन हर कंपाउंड जो मिनरल है उससे सोडियम को आप इकोनॉमिकली हासिल नहीं कर सकते। जिस मिनरल से आप सोडियम को इकोनॉमिकली हासिल करेंगे उसको हम कह देंगे ओर। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है .2 वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज द ओर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट मतलब ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इसको बॉक्साइट कहते हैं। और इसको जो फ्यूज फॉर्म में लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्रायोलाइट Na3AlF6, तो ये आयनाइज होता है Al+3 और ऑक्साइड आयन में। और ये जो एल्यूमिनियम आयन है ये फिर जाके जिस तरह ये सोडियम आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये एल्यूमिनियम आयन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम मेटल। तो इस मेथड को जिसमें एल्यूमिनियम मेटल आप हासिल करें, जैसे यहाँ मैग्नीशियम हासिल की, कैल्शियम हासिल की, लेड किया, तो यहाँ एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन करेगी और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हाल-ब्रोल्ट प्रोसेस कहते हैं, जिसमें आप एल्यूमिनियम मेटल हासिल करते हैं। किससे? बॉक्साइट ओर से, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम जो क्रायोलाइट, ये कंपाउंड का नाम है। इसके बाद जो 3 प्रॉपर्टीज हमारी रह गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 2 बल्कि है या 3 है, देख लेते हैं अभी। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 हमने कर ली हैं, तो 3 एप्लीकेशंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एल्यूमिनियम के ऊपर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं, तो इसको हम कह देते हैं एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एल्यूमिनियम मेटल का एनोड बनाते हैं हम, और उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड या क्रोमिक एसिड की मौजूदगी में उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो एल्यूमिनियम की सरफेस भी ये देखिए मैंने डॉट से शो किया है,
एल्यूमिनियम की सरफेस पे ऑक्साइड आके अटैच हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। मैंने बताया था आपको किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन की एडिशन हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसकी सरफेस पे आकर अटैच हो जाएगी तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग। तो ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का मतलब क्या होगा कि एल्यूमिनियम की सरफेस पे आपने ऑक्साइड की कोटिंग कर दी है, ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब कोटिंग हो जाती है तो इसको जंग नहीं लगता, इसको जो क्रोसिव एजेंट्स हैं वो इसके ऊपर अटैक नहीं करते, ये प्रिजर्व हो जाती है, महफूज हो जाती है। और इसका ये भी एक फ़ायदा है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम होती है वो उसमें हाइड्रेशन भी हो सकती है और वो डाइस को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। उसके बाद हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम इम्प्योर कॉपर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है, आपके सामने ये सेल बना हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें प्योर जो हमारे पास है ना इम्प्योर कॉपर, उसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, यानी कि उसको आपने क्या बना देना है, एनोड। आप चाहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो वहाँ पे। और जो जो हमारे पास है प्योर कॉपर, उसको आपने जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है ताकि ये कैथोड के तौर पे एक्ट करे। होगा क्या, ये प्योर है और ये इम्प्योर है। अब ये मैंने जो आपको रेड कलर से शो किया है, समझ लें ये इम्प्योरिटीज एंड डॉट्स। और जो ब्लैक कलर से शो किया है, समझ लें इसमें कॉपर की आइटम है, इसको हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो ताकि वो जो है प्योर हो जाए, हमारे पास सेपरेट हो जाए। उसका तरीकाकार ये है कि इसको हमने एनोड से इसलिए कनेक्ट किया कि ये जो कॉपर के ब्लैक कलर के मैंने आइटम शो किए हैं, ये यहाँ पे क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। कैसे ऑक्सीडाइज होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये कॉपर एटम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर आयन। ये जो कॉपर सॉलिड है ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इधर आ जाएंगे और यही कॉपर आयन जो एटम से आयन बना है वो आयन इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ आके वो कहेगा वो दोबारा इलेक्ट्रॉन मेरे 2 वापस करो। वो भी आयन हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। यहाँ पे सोल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का होगा। तो ये वो कॉपर आयन यहाँ पे आ जाएगा। जब कॉपर आयन यहाँ पे आएगा तो फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस गेन करके, तो ये हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ज़ाहिर बात है इस पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये फिर सॉलिड बन जाएगा। और वही ड्रॉप्स यहाँ पे इसकी सरफेस पे क्या होना शुरू हो जाएंगे, जो कि वहाँ से निकले थे कॉपर एटम्स, इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। देखिए डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे तो इस इलेक्ट्रोड की जो थिकनेस है आप देख सकते हैं बढ़ रही है और ये इलेक्ट्रोड आहिस्ता आहिस्ता थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा और इसमें पीछे इम्प्योरिटीज रहती जाएंगी और जो प्योर कॉपर के आइटम है वो निकल के सारे यहाँ जाके इसके सरफेस पर डिपॉजिट होते जाएंगे। ये ऑलरेडी प्योर था और प्योर आइटम उसके ऊपर आके लग जाएंगे। इस तरह आप तमाम कॉपर यहाँ से निकाल के यहाँ शिफ्ट कर देंगे और यहाँ आपके सामने पीछे क्या रह जाएगी, सिर्फ इम्प्योरिटी रह जाएगी। तो इस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की मदद से आप इम्प्योर कॉपर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस पूरे टॉपिक में अगर आप देखें तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन, पहली एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन और उसके बाद कॉपर को प्योर करना कैसे कर सकते हैं इम्प्योर कॉपर को, ये तीसरी एप्लीकेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। तो इस तरह हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी और इसकी विड्थ कम होती जाएगी क्योंकि यहाँ से कॉपर निकलते जा रहे हैं और यहाँ आके डिपॉजिट होते जा रहे हैं। अब रह गया हमारा लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है कि हम निकल, कॉपर वगैरह जो एटम्स हैं, मेटल्स हैं, सिल्वर है, उसकी कोटिंग कर सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम की सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर हम कोटिंग कर दें उसकी ऑक्सीडेशन करवा के, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग। सेम इसी तरह आप देखें नीचे कॉपर था, इसके ऊपर भी जो डिपॉजिट हो रहा है वो क्या है, कॉपर। सेम इसी तरह आपने सुना होगा कि जो है गोल्ड की कोटिंग करते हैं, नीचे सिल्वर है ऊपर गोल्ड का पानी फेरना कहते हैं, मतलब उसकी कोटिंग कर देते हैं। यानी कि सिल्वर एक चीप मेटल है, उसके ऊपर गोल्ड एक कॉस्टली मेटल है, उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कॉपर की जगह सिल्वर ले लेता, क्या ले लेता, सिल्वर, और ये गोल्ड के आयन यहाँ पे आकर डिपॉजिट होते जाते तो सिल्वर के ऊपर डिपॉजिट किसने होना था, गोल्ड ने। तो गोल्ड की वो आपको दिखना गोल्ड ही था, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, नीचे सिल्वर है ऊपर गोल्ड आपको नजर आ रहा होता है, तो क्या है वो सिल्वर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग की होती है।
तो किसी चीप मेटल पर कॉस्टली मेटल की जो है वो कोटिंग कर देना, या किसी रिएक्टिव मेटल के ऊपर किसी इनर्ट मेटल की जो कि किसी आपको जंग से बचाए, क्रोसिंग एजेंट से बचाए, उसकी कोटिंग कर देना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोलिसिस की हमने सारी एप्लीकेशन डिस्कस कर ली हैं। पहली एप्लीकेशन में सोडियम मेटल बनाई, दूसरी एप्लीकेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, तीसरे में बताया कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप, उसके फ्यूज्ड फॉर्म में साड़ लें, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दें। फिर हमने पढ़ा जो है वो बॉक्साइट और है, उससे एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। फिर हमने पढ़ा एनोडाइज्ड एल्युमिनियम हासिल कर सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जो इम्प्योर कॉपर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा लास्ट में कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जिसकी मदद से हम एक चीप मेटल पे कॉस्टली मेटल की कोटिंग करके उसको बहुत से प्रोसेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक हमारा, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में गैल्वेनिक सेल को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। ये हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। और गैल्वेनिक सेल में हमने क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।